हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें ब्रिक्स के बारे में आपको बताना है। जिसमें मैंने ये है यूनिट 2 का 3rd चैप्टर। इस यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर था संयुक्त राष्ट्र संघ, उससे रिलेटेड जो टॉपिक था मैंने आपको कवर करवा दिया। दूसरा है विश्व व्यापार संगठन, उसके बारे में भी मैंने आपको कवर करवा दिया। अब हमें पढ़ना है ब्रिक्स के बारे में। अब ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, ये आ सकता है शॉर्ट नोट में, लेकिन मैंने इसको आपको थोड़ा लेंदी बता दिया ताकि अगर लॉन्ग में भी आए तो आप इजीली इसको समझ के आप लिख सकें। तो ब्रिक्स का अगर कोशिश करना कि अगर जो है शॉर्ट नोट में आए तो आप ब्रिक्स का थोड़ा सा आप इसे बता सकते हैं। तो वही आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ब्रिक्स के बारे में इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इसमें बता रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है ब्रिक्स का, कि ब्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं ब्रिक्स को जो है वो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को लिया गया है। जितने भी देश हैं, अब देश में 4 समूह आते हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका जो है वो बाद में इन्वॉल्व हुआ था। तो सबसे पहले इसमें 4 जो हैं ब्रिक्स में, ब्रिक्स जो है BRICS, ये 5 देश इसमें इन्वॉल्व हुए थे। इनकी अर्थव्यवस्थाओं को एक समूह के रूप में से देखा गया था कि ये जो है दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसके घटक राष्ट्र कौन कौन से हैं? जो नेशंस इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जो उनसे राष्ट्र इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। B से हो गया ब्राज़ील, R से हो गया रूस, I से हो गया इंडिया मतलब भारत, C से हो गया चीन या चाइना जैसे बोलते हैं। तो जो है S जो है वो दक्षिण अफ्रीका इसमें इन्वॉल्व हुआ था बाद में, लेकिन इससे पहले इसे जो है वो ब्रिक के नाम से जानते थे। एक समूह जो है ब्रिक्स जो है, इस समूह का ये नामकरण हुआ था और ब्रिक्स देशों में विश्व भर की 43% आबादी भी रहती है, और जहाँ विश्व का सकल घरेलू उत्पाद क्या है 30% है, और विश्व व्यापार में इसकी भागीदारी कितनी है 17% हिस्सेदारी इनकी है। क्योंकि ये जो 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनकी सकल घरेलू उत्पाद 30% है और विश्व व्यापार में इनकी जो भूमिका है वो 17% देखी गई है। और जो 43% आबादी भी वहाँ पे रहती है देश भर में, जो है विश्व भर की इन देश में, कि मतलब कि ब्रिक्स देश जो हैं जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो समझ लो विश्व भर की 43% आबादी इसमें रहती है और 30% उसका सकल घरेलू उत्पाद है, और विश्व व्यापार संगठन में इनकी भागीदारी 17% है। अब इसका जानते हैं कि ब्रिक्स का इतिहास क्या था। कि ब्रिक्स में शामिल सभी देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है, और साल 2001 में इस चीज़ का जिक्र किसने किया था? जिम ओ'नील, ये नाम है, इन्होंने द वर्ल्ड बेटर इकोनॉमिक ब्रिक नामक एक प्रकाशन, इन्होंने एक बुक लिखी थी, पब्लिश करी थी, जिन्होंने ये बात बोली थी कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी बहुत ज़्यादा मजबूत है। ब्रिक्स में इन्वॉल्व होने वाले जितनी भी जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत है। और जिम ओ'नील कौन है? गोल्डमैन समूह, जो कि अमेरिका के एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है, उसमें चेयरमैन के रूप में कार्य करते थे। जो ये जिम ओ'नील है वो गोल्डमैन समूह है, गोल्डमैन मतलब कि कंपनी है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी, तो उसमें एक चेयरमैन के रूप में ये कार्य करते थे। और इन्होंने पहली बार ब्रिक शब्द का प्रयोग किया था, और इन्होंने अनुमान लगाया था कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन जो है उनकी अर्थव्यवस्थाएं व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन जाएगी और अगले 50 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी, क्योंकि इन देशों का बाजार काफ़ी बड़ा है और तेज़ी से बढ़ भी रहा है। क्योंकि इन देशों की जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसमें जो है इनका जो बाज़ार है, इनकी जो मार्केटिंग जिस एरियाज़ में होती है, इनकी बहुत ज़्यादा जगह है उनकी, तो उसी के बिहाफ पे इनका जो जितना भी बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है, और इनकी जो मार्केटिंग हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले 50 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ये इन्वॉल्व होंगे। और ब्रिक्स देशों की पहली औपचारिक शिखर सम्मेलन हुई थी। शिखर सम्मेलन कहाँ हुई थी? कि 16 जून 2009 को रूस के
येकेटिनबर्ग में हुई थी। जो रूस के येकेटिनबर्ग है, जगह का नाम है रूस में, वहाँ पे सबसे पहले शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में। और शिखर सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था कि वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, कि इंटरनेशनल लेवल पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन, जो कंडीशंस हैं उन लोगों की, उनमें सुधार लाना, और वित्तीय संस्थानों में भी सुधार लाना। वित्तीय संस्थान कौन होते हैं? जो पैसों से भरी हुई होती हैं, जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, जो लोगों को या एक तरीके से एज अ बैंक के रूप में देख लो कि वो लोगों की मदद करते हैं। संस्थाएं वगैरह बनाई जाती हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह बनाए जाते हैं जो लोगों की, वो आम नागरिकों की मदद करते हैं। तो इनमें सुधार लाना इनका मुख्य मुद्दा बन गया था। अब ब्रिक्स समूह में जो है दक्षिण अफ्रीका का प्रवेश कब हुआ था कि 24 दिसंबर 2010 को दक्षिण अफ्रीका आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का एक सदस्य राष्ट्र बन गया था। ये जो 2010 है उसमें दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स समूह का सदस्य बना था। और जो है तीसरे जब शिखर सम्मेलन हुआ था 2011 में, उसमें इन्होंने पहली बार जो है इस सम्मेलन में भागीदारी इन्होंने ली थी। जो है ब्रिक्स समूह के दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद इस समूह का नाम बदलकर ब्रिक्स रख दिया गया था। पहले तो इसे ब्रिक्स शब्द लिया था किसने? गोल्डमैन के चेयरमैन ने, जिम ओ'नील ने। लेकिन बाद में जब इसमें दक्षिण अफ्रीका इन्वॉल्व हुआ था तो उसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें एस जो है वो दक्षिण अफ्रीका को ज़्यादा सूचित करता है। 2011 में तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा सान्या चीन में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार एक पूर्ण सदस्य के रूप में हिस्सा भी इन्होंने लिया था। अब शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था तीसरा 2011 में। अप्रैल 2011 में तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसमें सान्या जगह का नाम है चीन में, तो वहाँ पे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे पहली बार दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे जैकब जुमा, उन्होंने पहली बार शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अब इनके उद्देश्य क्या रहे थे ब्रिक्स समूह के, और उन्होंने किन किन लक्ष्यों को प्राप्त किया था वो जानते हैं। तो उद्देश्य क्या था इनका कि विश्व में अमेरिकी डॉलर जो है वो एक प्रमुख मुद्दा है। अमेरिकी डॉलर जो है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो अमेरिकी डॉलर बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे वर्ल्ड में ही अमेरिका डॉलर का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है। और जो है ब्रिक्स देशों का लक्ष्य है कि वो इस मुद्रा की जगह अन्य मुद्राओं का भी उपयोग करें और उन मुद्राओं को भी विश्व स्तर पर मजबूत कर सके। अब इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो जो यूएस डॉलर है बहुत ज़्यादा उसका है प्रभाव, इसका बहुत ज़्यादा है। तो जो ब्रिक्स समूह का उद्देश्य भी यही बन गया था कि और भी मुद्राएं वगैरह जो हैं, जो पैसे हैं, जो हमारे नोट है, जैसे इंडियन रुपीज़ अलग होते हैं, डॉलर्स अलग हो गए, पॉन्ड्स अलग हो गए, तो अलग अलग जो कंट्रीज़ की जितनी भी पैसे हैं, जितने भी मुद्राएं हैं, उनको विश्व स्तर पर लाना और उनको मजबूत करना इनका लक्ष्य था। दूसरा है जो है ब्रिक्स को बनाने का जो दूसरा सबसे बड़ा मकसद क्या है कि वो विकासशील देशों के लिए एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाना है। जो विकासशील देश हैं उनके लिए व्यापार ब्लॉक बनाना है, क्योंकि विकसित जो व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों पर विकसित देशों का काफ़ी दबदबा रहा है। अब जो है वैश्वीकरण के दौर में देखा जाए तो नकारात्मक प्रभाव देखें, अगर इसका वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव, तो क्या है कि विकसित देश जो हैं अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह अपनी जो देश के प्रोडक्ट्स हैं वो विश्व भर में भेजते हैं, उनकी मार्केटिंग अच्छी होती है, इसके बिहाफ पर जो है विकासशील देशों पर दबदबा बनाते हैं। तो उनका जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स समूह का ये मकसद है बनाना कि विकासशील देश जो है उन पर विकसित देशों का काफ़ी दबदबा है। तो इसी दबदबे को ख़त्म करने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा व्यापार ब्लॉक बनाने का भी लक्ष्य बनाया गया है, ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने के लिए, अपनी जो देश है, अपना जो देश है उसको डेवलप कर सके। और इसके अलावा ब्रिक्स समूह जो है विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल के रूप में भी कार्य करता है, और साथ में ही विकासशील देशों को विकसित करने में भी उसमें मदद भी करता है। अब जो है एक पुल के रूप में कार्य करता है, कैसे? जो ब्रिक्स समूह है, विकासशील देश और विकसित देशों के बीच में जो पुल का काम कौन करता है? ब्रिक्स समूह, ताकि जो है जो विकसित देश है, विकसित देशों से सहायता वो पहुंचा सके कहाँ तक? विकासशील देशों में, ताकि वो विकासशील देश जो है वो अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर सके। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। अब देखो,
ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है कि अधिक स्थायी और न्याय संगत और पारस्परिक रूप से, न्याय संगत मतलब कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, सही तरीके से किसी एक का सपोर्ट ना करे, वो न्याय करे उसमें, और उसी के रूप में लाभकारी विकास के लिए, लाभकारी विकास के लिए मतलब कि जो जो डेवलपमेंट हो, देश की डेवलपमेंट अच्छी डेवलपमेंट हो, उसके साथ साथ अलग अलग देशों के बीच जो सहयोग है उसको व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा बड़े ही लेवल पर जो है, बड़े स्तर पर उनको आगे बढ़ाना है, इनके सहयोग को, क्योंकि विकासशील देश जो हैं उनके साथ ज़्यादा सहयोग करना कोई नहीं ज़्यादा कोई चाहता नहीं है। बहुत कम ऐसे देश होंगे विकसित देशों में जो विकासशील देशों की हेल्प वगैरह करते होंगे, लेकिन जो है विकासशील देशों के साथ जो है इनका व्यापार संबंध अच्छे बनाना, इनको व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना इनका उद्देश्य था। और ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की जो आर्थिक स्थिति है और विकास को ध्यान में रखा जाता है, ताकि संबंधित देश की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाए और जहां तक संभव हो सके प्रतियोगिता से बचा जा सके। अब कंपटीशन होता है तो हर इंसान चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। अब स्कूल्स वगैरह में भी देखोगे आप लोग, तो कंपटीशन होता है तो हर इंसान चाहता है कि मैं जीतूं, मैं जीतूं। तो अपने में ही इंसान अगर खो जाएगा, किसी दूसरे की भलाई नहीं करेगा, तो फिर जो है आगे कैसे बढ़ सकता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर प्रतियोगिता से बचने के लिए इन्होंने ये प्रयास किए थे, ताकि जो है विकासशील देश विकसित देशों के साथ, या विकसित देश विकासशील देशों के साथ कोई कंपटीशन ना करें, दोनों सभी देश अच्छे से अपना विकास कर सकें। जो इनकी जो आर्थिक ताकत है उसके आधार पर ही संबंध बनाए जाएं। इंटरनेशनल लेवल पर जो इनकी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक पावर के अकॉर्डिंग ही इनके साथ संबंध बनाए जाएं, ताकि इनके बीच में लड़ाई झगड़ा कम हो और इनके बीच में जो कंपटीशन है उनसे भी बचा जा सके। अब निष्कर्ष के रूप में कैसे देख सकते हैं इसे, कि ब्रिक्स समूह के देशों ने काफ़ी कम समय के अंदर ही कई सारी अहम उपलब्धियां जो है वो हासिल कर ली है। और इस समूह की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि नव विकास बैंक का गठन करना है। अब ये नव विकास बैंक क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो ब्रिक्स समूह ने स्टार्ट किया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि जितने भी देश हैं उनको अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो उनको उधार पैसा देंगे, इस शर्त पे कि वो लोग अपने देश का डेवलपमेंट करें और उनका गठन करना और इसे सफलतापूर्वक शुरू करना है। वहीं आने वाले समय में ब्रिक्स से जुड़े देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। अब जिस तरीके से इनके डेवलपमेंट हो रही है ब्रिक्स समूह की, तो ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इन्वॉल्व हो सकती हैं। और जो ये नव विकास बैंक है, क्योंकि इन्होंने यही विकास जो है वो विकासशील देशों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने ये बैंक शुरू किया था, इसका गठन किया था और इसको शुरू किया था, ताकि उन लोगों को ये आर्थिक सहायता प्रदान कर सके, ताकि वो अपनी देश की है जो है डेवलपमेंट कर सके। तो ये था थोड़ा सा पॉइंट ब्रिक्स के बारे में। ज़्यादा कुछ है नहीं ब्रिक्स में, इसलिए मैंने ज़्यादा आपको बताया नहीं। इसमें आपको बस समझना है कि ब्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है। अगर शॉर्ट नोट में आए तो आप लिख सकते हैं, अगर ब्रिक्स की भूमिका पूछी जाए तो आप थोड़ा सा इसे बड़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट पॉलिसी के बारे में मैंने थोड़ा सा ही आपको एक्सप्लेन किया है। आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो ये ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको पूरा कवर कर दिया। ये चैप्टर पूरा यहाँ पे जो यूनिट है, यूनिट 2 मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।